अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट प्रोस में सबसे पहले एसिस्ट जो हैं वो हैं सर फ्रांसिस बेकन। उनकी एक मशहूर लाइन है, अ मैन हु हैज़ नो वर्च्यू इन हिमसेल्फ इज़ नेवर जेलस ऑफ वर्च्यू ऑफ अदर्स। मतलब कि एक इंसान जिसके अपने अंदर कोई खूबी ना हो, कोई खासियत ना हो, कभी किसी और की खासियत से, किसी और की खूबियों से हसद नहीं करेगा। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सर फ्रांसिस बेकन जो थे वो इनको इंग्लिश एसे का फ़ादर भी कहा जाता है और वो एलिज़ाबेथ दौर के एक मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और सियासतदान भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी उनका वक्त सियासत में भी गुज़रा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी शोहरत है वो एक मुसन्निफ़ के तौर पर ज़्यादा है। तो 17वीं सदी के सबसे बड़े बाअसर और वर्सेटाइल इंग्लिश मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने इंग्लिश प्रोज़ का एक ऐसा स्टाइल, मतलब कि एक ऐसा उन्होंने नसर मुतारिफ़ करवाया था। उन्होंने ये मुतारिफ़ करवाया था कि इंग्लिश ज़बान में भी हम अपनी फ़ीलिंग्स का इज़हार, मतलब कि हम अपनी जो हम महसूस करते हैं हम उसको इज़हार कर सकते हैं इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश प्रोज़ के ज़रिए। और उन्होंने एक स्टाइल मुतारिफ़ करवाया था जिसे कहते हैं पैथी स्टाइल। तो वो स्टाइल यूँ था कि उन्होंने ये मुतारिफ़ करा कि बहुत सारी बातें एक छोटी सी वर्डिंग, मतलब कि एक कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात करना, उन्होंने ये स्टाइल मुतारिफ़ करवाया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सर फ्रांसिस बेकन इज़ सेकुलर ह्यूमनिस्ट। इस पे बयान करना होगा कि वो सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेकुलर ह्यूमनिज़म। सेकुलर ह्यूमनिज़म को सेकुलरिज़म भी कहा जाता है। सेकुलरिज़म ये तारीख़ में एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है, बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है सेकुलर ह्यूमनिज़म। ये जैसे पाकिस्तान का एक निज़ाम है जमहूरी निज़ाम, और चाइना में है कम्युनिज़म हो गया, और कैपिटलिज़म हो गया, मार्क्सिज़म हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच, बहुत सारे निज़ाम है। तो ये भी एक किस्म का निज़ाम था, फ़लसफ़ा था, निज़ाम था एक। तो जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक के अपने एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स हैं, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है। तो हमें ये सारी बातें, तो हमें ये सारी चीज़ें और रिलीजन को मतलब कि ये सारी चीज़ें, मज़हब को कब और क्यों इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, ये सब हमें सेकुलरिज़म बताएगा। ये एक ऐसा निज़ाम है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हमें मज़हब और आज़ादी के दरमियान बैलेंस करना सिखाती है। मतलब कि मज़हब और ये आज़ादी, इन दोनों को यूँ बैलेंस करना सिखाती है कि मज़हब और आज़ादी को कैसे बैलेंस किया जाए। ये आइडियोलॉजी हमें बताती है कि मज़हब को किस के ऊपर डोमिनेंस नहीं होगा, मतलब कि एक मज़हब को किसी और के ऊपर तरजीह नहीं होगी, कभी भी किसी एक मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पर तरजीह नहीं होगी। सबको अपनी अपनी इक्वलिटी होगी। जैसे कि एक इंसान जो है वो हर चीज़ से आज़ाद है, एक इंसान हर चीज़ से आज़ाद होगा, ना वो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना कोई और मज़हबी होगा। एक इंसान होगा एक दूसरे के लिए, ना एक कोई इंसान एक दूसरे के ये शिया है, ये सुन्नी है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ महज एक इंसान ही होगा। तो इसके सेकुलरिज़म के 3 असूल हैं। सबसे पहला है सेपरेशन, मतलब कि जो सेकुलर स्टेट्स हैं इसमें मज़हब और सियासत, यानी कि रियासत, मज़हब और रियासत दोनों अलग अलग रखा जाएगा। रियासत के कामों में मज़हब इंटरफेयर नहीं करेगा और मज़हब के कामों में रियासत इंटरफेयर नहीं करेगी। और दूसरा जो है पॉइंट वो है फ्रीडम। फ्रीडम जो है वो आप जब भी अपने मज़हब की इबादत करें, अपने त्यौहार मनाएं, चाहे ख्वाह आप मुसलमान हैं तो आप ईद मनाएं, आप हिंदू हैं तो आप होली मनवाएं, दिवाली मनाएं, आप ख्वाह जो भी हैं, आप अपने त्यौहार मनाते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके इस त्यौहार मनाने से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आपको फ्रीडम होगी अपना त्यौहार मनाने की, अपने मज़हब को अपनाने की, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है इक्वलिटी, मतलब कि सारे मज़हब बराबर हैं और एक मज़हब दूसरे मज़हब पर डोमिनेट नहीं होगा। सारे मज़हब जो बराबर हैं, एक मज़हब दूसरे मज़हब पर डोमिनेट नहीं होगा। या शिया ये नहीं कहेंगे कि हम अच्छे हैं मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान ये नहीं कहेंगे हम अच्छे हैं हिंदू बुरे हैं। हर मज़हब इक्वल होगा, एक मज़हब को दूसरे मज़हब पर तरजीह नहीं होगी, तमाम इक्वल होंगे।
तो फ्रांसिस बेकन के जो उनका जो मज़हब था उसके बारे में उनका क्या था, वो थे एक मिनिमलिस्ट एथियस्ट। बेकन वर मिनिमलिस्ट एथियस्ट बट हिज एथियज्म वर नॉट सिंपल डिसिम्पल। ओके ये हम यूँ कॉपी करके ना Ctrl+C देन ENG टू ओके। बेकन एक अस्करियत पसंद मुल्हिद था, लेकिन इसका मज़हब और मजहबी अक़ीदे के सादा रोनी नहीं थी। इसने अक्सरियत की अलामतों का इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर स्लेब और पॉप, ताकि जदीद दौर में इसके अदम इस्तेकाम को ज़ाहिर किया जा सके। ही वॉज क्रिश्चियन। तो नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी। तो प्रोस एंड ऐसे। तो सबसे पहले प्रोस, व्हाट इज प्रोस? प्रोस इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच अप्लाइज ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच रेदर देन रिदमेटिक स्ट्रक्चर। एक किस्म की जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोज इज़ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ओके, प्रोज की डेफिनेशन आई थिंक कि इतनी ज़रूरी नहीं होगी बताना। और ऐसे एंड ऐसे कंसिस्ट ऑफ अ डिस्कशन ऑफ अ टॉपिक ऑफ अनदर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे इन इंग्लिश ड्राइव फ्राम द फ्रेंच वर्ड एसियर द मीन्स टू अटेम्प्ट। ऐसे इज़ इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग ऑन एनी टॉपिक ऑफ लाइफ। तो सर फ्रांसिस बेकन एज ए हिस्टोरियन। तो बेकन जो थे उनकी हिस्ट्री में देखा जाए तो बेकन अपनी तारीख़ी कामों को मुसन्निफ़ के तौर पर वो ज़्यादा मशहूर थे, जाने जाते थे वो। और आम तौर पर इनका नाम के जो मशहूर मज़ामीन हैं और उनकी जो मशहूर किताबें थी वो मज़मून थे, और कुछ फ़लसफ़ा था, फ़लसफ़ाई काम थे जो उनको फ़लसफ़े से, मुसन्निफ़ से जोड़े रखते थे। और उन्होंने तारीख़ पे इतना ज़्यादा काम नहीं था किया, लेकिन उन्होंने तारीख़ की एक काबिल ज़िक्र किताब जिसका इन्वान हिस्ट्री ऑफ द रीजन ऑफ हेनरी वॉल्यूम हेनरी 8 लिखी, जिसका इन्वान है, ये उसका इन्वान है। तो ये वाहिद मुकम्मल तारीख़ी काम है जो हमें उनसे मिला। तो नेक्स्ट स्लाइड है, मेन थीम्स यूज्ड बाय बेकन उन्होंने अपने ऐसे में कौन सी थीम्स ज़्यादा इस्तेमाल की हैं? उन्होंने रिलीजन पे ज़ोर दिया, पर्सनल विजडम, ख़ुद से आज़ादी, कनेक्शन टू अदर पीपल्स, वर्क एंड मॉरल काउंट्रीज़। मतलब कि बेकन के मज़ामीन में मज़हब, ज़ाती हिकमत, दूसरे लोगों से रवाबित, काम और इखलाकी मसाइल जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। ऐसा लगता है जैसे बेकन ने अपने क़ारीन को ये समझाने के लिए एक गाइड बुक बनाई है। उन्होंने, ऐसा लगता है कि उनके सारे ऐसे पढ़ के यूँ लगता है कि उन्होंने जैसे एक गाइड बुक बनाई हो, आगे पढ़ने वालों को समझाने के लिए एक ऐसी किताब लिखी हो, ऐसी गाइड बुक लिखी हो जो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ये समझाए कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को कैसे जांचा जाए और उन्हें कैसे समझा जाए और उन्हें कैसे बेहतर किया जाए। इम्पोर्टेंट लाइंस बाय बेकन। तो उनके कुछ ऐसे में से इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं, सबसे पहले है ऑफ स्टडीज़ में से उनकी जो मशहूर लाइन है, मुतालिया जो है वो लज्जत है, ज़ेवर और काबिलियत के लिए काम करता है। और दूसरी जो है वो भी ऑफ स्टडीज़ से है, होशियार लोग मुताले की मज़म्मत करते हैं, सादा लोग इनकी तारीफ़ करते हैं और अक्लमंद इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो था वो भी ऑफ स्टडीज़ से था, वो था कुछ किताबें चखने के लिए हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ छुपाने के लिए और हज़म करने के लिए हैं। मतलब कि छुपाने नहीं, चबा के हज़म करने के लिए हैं। मुख्तलिफ़ लाइन्स हैं उनकी। तो ये है ऑफ ग्रेट प्लेस से उनका है, जगह पर उठना मेहनत तलब है और दर्द से लोग ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं। लास्ट वन ऑफ एनवी से पढ़ लेते हैं, मैन दैट हैड नो वर्च्यू इन हिमसेल्फ। इसका तो मैंने सबसे पहले उनकी मशहूर लाइन आपको बता दी, जिस शख्स अपने अंदर कोई खूबी नहीं रखता वो दूसरों की खूबी से, नेकी से कभी हसद नहीं करता। अच्छा, ब्रीफ, अब उनकी जो ऐसे थी उसकी मैंने ब्रीफ समरी निकाली है कि उनके ऐसे में जो कुछ था तो उसे एक छोटी समरी उसकी बनाई जाए और उसमें जिस थीम पे वो ऐसे लिखा गया और वो थीम भी डिस्क्राइब किया जाए। तो सबसे पहला उनका ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस, उसकी छोटी सी समरी ये है कि
अ मैन आर सर्वेंट ऑफ द स्टेट, एक मर्द जो है वो रियासत का नौकर है। देयर डिज़ायर फॉर फेम एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि उनकी शोहरत जो है, एक मर्द जो है उसकी शोहरत की ख्वाहिश और वक्त की पाबंदी है। शोहरत की ख्वाहिश जो है वक्त की पाबंदी के साथ होती है। इंसानों को माजी की अच्छी मिसालों की पैरवी करनी चाहिए। इंसान जो है वो अगर माजी में गुजरी अच्छी मिसालों की पैरवी पैरवी करनी चाहिए। बड़ी जगह मर्दों की खामियां हैं, बहुत जगह मर्दों की खामियां, जैसे कि करप्शन, उसने करप्शन पे कहा, वो ये पॉलिटिकली लिखा गया है, पॉलिटिकली जो है ना, तो जैसे कि करप्शन सच इज़ डिले, मतलब कि करप्शन है, देर करना किसी काम में, रिश्वत है। उन्होंने कहा रिश्वत से इनकार करना चाहिए मर्द को, मर्द जो है वो रिश्वत में है, करप्शन वही आ गया। किसी मकाम पर उठते वक्त वी शुड रिफ्यूज़ ब्राइब्स ओनली मे वाइल राइजिंग द पोजीशन, यूज्ड crooked method and join sides, but after reaching a position one should become neutral। उन्होंने कहा कि बहुत सारे, मतलब कि हर कहीं एक मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारे टेढ़े तरीके हैं जो मर्द इस्तेमाल करता है, और टेढ़े तरीके इस्तेमाल करता है और कर सकते हैं और फ्री कहने में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन पर पहुंचने के बाद इससे गैर जानबदार हो जाना चाहिए। चाहे वो जैसे टेढ़े तरीक़ों से अपनी पोजीशन पर एक ग्रेट प्लेस, मतलब कि एक ओहदे तक पहुंचा है, और लेकिन जब वो उस ओहदे तक पहुंच जाए तो उसे न्यूट्रल हो जाना चाहिए, ना कि उसे जैसा अगर बुरे कामों से पहुंचे ना उसे बुरा होना चाहिए ना अच्छा होना चाहिए, उसे न्यूट्रल होना चाहिए, हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने इस ऐसे में जो थीम यूज़ किए हैं इन ऑफ ग्रेट प्लेस बाय फ्रांसिस बेकन, वी हैव द थीम ऑफ सोशल स्टेटस। इसमें सोशल स्टेटस, फ्रीडम, पावर, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, सोशल स्टेटस के बारे में, मतलब जिस पोजीशन पे जा रहे हैं वो सोशल स्टेटस, और वो हम अपने लिए जा रहे हैं अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए, तो उस पे बात है। और फ्रीडम, आज़ादी, पावर, जिस हम प्लेस तक जाएंगे जहां हम टेढ़े तरीके से पहुंचेंगे, जहां पहुंच के हमें न्यूट्रल होना है, वो किसी पावर में हम आएंगे जहां, और हम पावर में आ जाएं तो हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए। और रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब कि अपने यहाँ सेक्रीफाइस करना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, कि अगर वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसे तो वो आगे वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो दूसरा ऐसे इनका ऑफ फ्रेंडशिप, तो सबसे पहले इसकी समरी ये है कि अरस्तू के तबसरे के जो इंतहाई पसंद कर, मतलब अरस्तू का जो तबसरा था फ्रेंडशिप के बारे में, तो ये उसे बहुत पसंद करता था। एरिस्टोटल रिमार्क्स दैट हु सो लाइक सॉलिट्यूड इज इजियर टू ब्लेस्ड एंड एंजल अकॉर्डिंग टू बेकन हाफ ट्रू। तो बेकन का कहना है कि बेकन कहता है दोस्ती जो है वो दिल की तंगी को ख़त्म करती है, दिल की तंग दिली को ख़त्म करने में मदद करती है। अगर मायूसी को दिल में रखा जाए तो ये डिप्रेशन का बायस बन जाती है और इंसान के लिए तनाव, मतलब तंग दिली होने लगती है इंसान को। और दोस्त के साथ आदमी को, मतलब कि अगर आपके साथ दोस्त के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, डिस्कशन होगी, तो आपका डिप्रेशन कम होगा। तो उन्होंने एक फ्रेंड्स बॉन्डिंग के बारे में बात की है कि अगर आपके पास फ्रेंड नहीं होंगे, इफ़ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हैं तो आप डिप्रेशन में चलेंगे, ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। और अगर आपके पास फ्रेंड हैं तो आप उनसे डिस्कस करके, हर चीज़ उनसे बयां करके अपने दिल की तंग दिली को ख़त्म कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में, एक दूसरे को अच्छा समझ सकते हैं। तो ही कैन डू मैनी थिंग्स फॉर हिम एंड व्हेन ही डाइज ही कैन फुलफिल हिज डिज़ायर इट इज़ अ फ्रेंड कैन एडवाइज एंड इवन पैराइज एंड फिल्टर फ्रेंडशिप increase joys and lessen the intensity of grief. Man may feel lonely in crowd in the absence of love. जब इंसान के पास दोस्त ना होना तो वो एक भीड़ बड़ी जगह में भी ना, जहाँ बहुत लोग होंगे, भीड़ होगी, तहाँ वहाँ भी वो इंसान ख़ुद को अकेला पाएगा अगर उसके पास दोस्त नहीं होंगे। तो इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। इन ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज़ सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवाइजरी विदाउट। उर्दू में ही तशरीह कर देते हैं। फ्रांसिस बेकन का मौजू दोस्ती, मजमून जो इनका है दोस्ती, दोस्तों के दरमियान कुर्बत, जोशक और हसद के बादलों के सामने झुकाए बग़ैर खुशहाली और मुसीबत दिनों को शिकार होती है। ये मजमून इनकी दोस्ती, और ये मजमून जो था उन्होंने अपने एक दोस्त
टोबी मैथ्यू के कहने पर लिखा था। और उन्होंने ये इसका सबसे बड़ी ये थीम थी कि ये लोगों को बताया जाए कि तन्हा रहना अच्छा नहीं है, दोस्त के काम आएगा, जब दोस्त के साथ होंगे तो तंग दिली ख़त्म होगी, आप सुकून महसूस करेंगे। तो अगला जो इनका था ऐसे वो है ऑफ स्टडीज़ में स्टडी अ सोर्स ऑफ डिलाइट इन वंस, मुतालिया किसी को फ़रागत और तन्हाई में लज्जत का ज़रिया है। मुतालिया लोगों की सलाहियतों को बढ़ाने में मदद करता है। पढ़ाई पर ज़्यादा वक्त लगाना सुस्ती की अलामत है। हमें अहम किताबों का मुतालिया करना चाहिए और गैर अहम किताबों का खुलासा तशरीह करना चाहिए। किताबें अच्छी साथी हैं, मुख्तलिफ़ अनवाह में मज़ामीन हमारे जहन को मुख्तलिफ़ अंदाज में रोशन करते हैं। उनका कहना था कि बहुत सारा टाइम पढ़ना जो है वो सुस्त कर देगा, उससे अच्छा आप यूँ करें, आप मशहूर अच्छी अहम किताबें पढ़ें जो आपके मुताले में आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करें, ना कि आप बहुत सारी फ़जूल किताबें पढ़ने से। अच्छी कुछ किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ का मुताला करें ताकि वो आपके जहन की नशुनमा हो, आपका जहन बढ़े, आपकी मतलब कि आपकी जहानत बढ़े, आपको नॉलेज हो हर चीज़ का। तो इसमें उनकी जो थीम थी फ्रांसिस बेकन के मुताले में हमारे पास तालीम, इल्म और तवाज़ुन का मौजू है। इसमें जो मेन थीम है वो है थीम ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड बैलेंस। इसमें यही थीम यूज़ की गई है। बेकन का ख्याल है कि मुताले के 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहले कुछ लोग खुशी या ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुतालिया करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कुछ लोग होते हैं जो मुतालिया इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है, मतलब कि जैसे कि लोगों का कहा जाए कि हॉबी होती है बुक रीडिंग, मुतालिया करना उनकी हॉबी होती है, तो उनको खुशी मिलती है पढ़ के। तो नेक्स्ट ऐसे इज़ ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। Summary is that children get benefit because of their parents. Parents usually have unequal favoritism toward their children. They should give enough pocket money. They should choose a substitute profession for their. बच्चे अपने वालिदैन की वजह से फ़ायदा उठाते हैं। वालिदैन आम तौर पर अपने बच्चों के लिए गैर मसावी जानबदारी रखते हैं। इन्हें काफ़ी जेब खर्च देना चाहिए। इन्हें अपने बच्चों के लिए मौज़ूआत पेशे का इंतखाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से बहुत सारे फ़ायदे लेते हैं, बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं या लेते हैं। तो उनको था कि अब इसकी थीम देख लेते हैं, इसमें कौन सी थीम पे उन्होंने काम किया। बेकन का ख्याल है कि जो लोग शादीशुदा और बच्चे वाले हैं वो मतलब कि मेरिड आर हैव चिल्ड्रन कैन नॉट डू द नोबल डीड्स, मतलब कि वो नेक काम नहीं कर सकते। वो अपनी तवज्जो अपने ख़ानदान और बच्चों पर मरकूज़ करते हैं, मतलब कि वो और कोई काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान पर तवज्जो देते हैं। इस तरह सर फ्रांसिस बेकन बच्चों को वालिदैन की कामयाबी की राह में रुकावट करार देते हैं। वो कहते हैं बच्चे जो हैं अपने वालिदैन की कामयाबी की राह में रुकावट है। क्यों? अगर बच्चे हैं वो वालिदैन से फ़ायदा उठा रहे हैं और वालिदैन जो हैं वो सिर्फ उन्हीं तक महदूद रह गए हैं, अपने बच्चों की परवरिश तक महदूद रह गए, वो आगे यहाँ अगर रुक गए तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान की केयर करनी है, तो वो उनके लिए एक बाउंड्री बन जाते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट है ऑफ एम्बिशन। इसमें कहा गया जो एम्बिशन इंसान को मुतहर्रिक बनाता है। एम्बिशन में एक एक्टिव बट इफ़ इट्स चेक्ड इट कैन आल्सो बी डेंजरस। एम्बिशंस पीपल आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर द वॉर। इफ़ एम्बिशन इज अलाउड विदाउट कंट्रोल इट कैन बी हार्मफुल फॉर द किंग एंड द गवर्नमेंट। एम्बिशियस पीपल्स कैन आल्सो बी यूज बाय द किंग एज इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि अगर एक इंसान अगर कहीं पहुंचना चाहता है तो उसे एम्बिशियस होना चाहिए, उसे मतलब कि एक इंसान के कोई एम्बिशन होना चाहिए कि मैंने ये करना है। एक इंसान ने अगर ख़ुद अपना एम्बिशन बना ले तो मैंने आज इसे मार गिराना है तो वो मार गिराएगा। तो ये ऐसे लोगों, इसने यहाँ लिखा हुआ कि एम्बिशंस जो लोग हैं उनकी जंग में ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसकी जो उर्दू गूगल ने मुझे करके दी तो उस पर गौर करते हैं कि जो एम्बिशंस जो है इंसान को मुतहर्रिक बनाता है, लेकिन अगर इसे बैलेंस किया जाए, इसे अगर चेक किया जाए या बैलेंस किया जाए तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर इसे देखा जाए तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। जंग के लिए पुरजोश लोगों की बहुत ज़रूरत है। एम्बिशियस जो होते हैं वो लोग ज़्यादातर पुरजोश होते हैं, उनको होता है पुरजोश होते हैं वो कि हमने ये करना है, वो करना है, हमने यहाँ पहुँचना है, हमने वहाँ पहुँचना है, तो पुरजोश होते हैं। तो इसके और लिखा गया है कि अगर इस ऐसे इंसानों को कंट्रोल किए बग़ैर छोड़ दिया जाए
तो ये हुकूमत के लिए, बादशाह के लिए, मतलब कि हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए ख़तरा भी, नुकसान भी पैदा कर सकते हैं, नुकसान भी बना सकते हैं। तो इसमें जो थीम थी वो है सर फ्रांसिस बेकन दरअसल ये कहना चाहते हैं कि ख्वाहिश सबसे बड़ी किस्म की बीमारी है, जो है ख्वाहिश करना। एक्चुअली वांट टू से दे एम्बिशन इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीज़। एम्बिशियस पर्सन लाइक कूलर बिकम मैड इफ़ समवन रॉन्ग हैपन टू देम। इट कि एम्बिशियस जो है, एम्बिशन जो है उनका कहना ये था कि सही भी है और गलत भी है कि अगर एक इंसान एम्बिशियस है, एक इंसान है कि वो एक चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि मैंने ये करना है, और दरमियान में रुकावटें आ जाएँ, बहुत सारी रुकावटें आ जाएँ और कुछ गलत हो जाए, तो वो इंसान टूट जाएगा, तो इंसान बिल्कुल टूट जाएगा, वो पागल हो जाएगा। वो मज़ीद वजाहत करते हैं कि अगर वो एम्बिशियस लोगों को इनकी ख्वाहिशात में जांचा जाए तो वो खुफिया तौर पर अदम एतमाद का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ऐसे है उनका है ऑफ ट्रुथ। इसमें देखा जाए तो ट्रुथ जो था, पैलेटेड द रोमन एम्पीरियर वाज वेरी कैजुअल अबाउट द ट्रुथ ऑफ Charis trial and did not bother to find it out. Certain people have great delight in changing their opinion. उनके रूमी शहनशाह मसीही के मुकदमे में सच्चाई के बारे में बहुत आरामदेह था और इसे तलाश करने में जहमत नहीं की, क्योंकि एक रोमन एम्पीरियर जो था वो क्रिश्चियनिटी के ट्रुथ के बारे में बहुत ही मतलब कि उसका सच्चाई जानना चाहता था, ये तलाश करना, और उसने तलाश करने की जहमत नहीं की। कुछ लोगों को अपनी राय बदलने में बहुत खुशी होती है। इंसानी जहन बुनियादी तौर पर झूठ की तरफ राग़िब होता है, इसलिए सच को नापसंद करता है। सच्चाई की कदर वही समझ पाते हैं जिसने इसे तजर्बा किया और समझा हो। सच्चाई ना सिर्फ फ़लसफ़ाना या मजहबी शोबों में बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अहम है। दुरुस्त कहा है कि जो आदमी झूठ बोलता है वो अपने साथी मर्दों से डरता है, लेकिन खुदा की नाफरमानी से नहीं डरता जो सब कुछ समझ रहा है। अब यहाँ देखा जाए तो ये जैसे हमारे रिलीजन में है कि सच बोलना चाहिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उन्होंने इस ऐसे में कहा है कि एक इंसान जो है अपने सच छुपाने के लिए झूठ बोलना पसंद करता है, झूठ बोल देते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो सच्चाई सुनने से ज़्यादा झूठ सुनना पसंद करते हैं कि अगर एक वर्स्ट हैपनिंग हो गई, कहीं पे कुछ बुरा हो गया, तो वो चाहते हैं वो अगर उन्हें वो चीज़ बता दी जाए, सच बता दे, तो वो सदमे में चले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं बताई जाती और उनसे झूठ बोला जाता है कि उनके साथ बुरा नहीं हुआ, उन्हें कोई और कहानी चला दी जाती है। तो ये दिखाया गया कि एक इंसान को अगर सच से तकलीफ़ ही पहुंचती है, सच से सुकून नहीं मिलता, इसलिए झूठ बोला जाता है। तो कहते हैं ये झूठ बोलना जो है वो अपने साथी मर्दों से, मतलब कि जब झूठ बोलता है तो वो, अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं समझो आप उससे डरते हैं, लेकिन खुदा की नाफरमानी से नहीं डरते जो सब कुछ समझ रहा है। मतलब कि खुदा से डरो और सच बोलो, हर जगह सच बोलो। तो इसमें थीम थी ऑफ ट्रूथ में फ्रांसिस बेकन मज़मून ऑफ ट्रूथ में मुसन्निफ़ ने सच्चाई की कदर की तारीफ़ की है और तनकीदी तौर पर वजाहत की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच को ज़्यादा अहमियत नहीं देते क्योंकि वो झूठ को ज़्यादा दिलचस्प समझते हैं। ओके, द नेक्स्ट ऐसे इज़ ऑफ रिवेंज, बदला। Revenge is uncivilized and can only be found among the brutes. Forgiving an enemy is supreme moral spirit. मतलब कि बदला जो है बदला लेना गैर मजहबी है और सिर्फ वहशियों में पाया जाता है, वहशियों में बदला लेना पाया जाता है। वो तो कहते हैं, वो ऑफ रिवेंज में वो बदले के बारे में कहते हैं कि दुश्मन को माफ़ कर देना चाहिए। आला इखलाक बरतरी इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते थे आप अगर किसी से बदला ना लिया जाए, उससे दुश्मन को माफ़ कर दिया जाए और माजी को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ें, ना कि माजी में फंसे रहें। हाल और मुस्तकबिल इंसान अपनी खुदगर्जी की वजह से दूसरों पर जुल्म करता है। बदला लेने में मतलब एक इंसान है, अगर वो खुद अपनी गैरत में आके किसी से बदला लेने जाएगा तो सारा वक्त वहीं चला जाएगा, तो उसका वो पास्ट में या प्रेजेंट में ही फंसा रह जाएगा, वो उसका भी फ्यूचर नहीं बना पाएगा। तो इसका जो थीम थी, वी हैव द थीम ऑफ मोरलिटी, लेटिंग गो, कंट्रोल, एक्सेप्टेंस एंड
सेल्फिशनेस, हमारे पास अखलाकियात जाने देना, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो को मैं फॉरगिवनेस कहूँगा, कंट्रोल करना खुद पे, कबूलियत और ख़ुद गर्जी का मौजू है इसमें ऑफ रिवेंज में। और नेक्स्ट जो है ऑफ सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन, सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन, यही सिर्फ इसका मतलब ही पता चल जाए तो ये ऐसे हमें समझ आ जाएगा। इसका मतलब यूँ है कि सिमुलेशन जो है कि अपने आप को यानी अपनी खुदी को, सिमुलेशन है कि अपनी खुदी को छुपा लेना, डिससिमुलेशन है और अपनी फेकनेस को ज़ाहिर कर देना। आप जो हैं अपने आप में ना रहना, आप अगर बुरे हैं तो लोगों के सामने अच्छे बनना, अच्छे हैं तो लोगों के सामने बुरे बनना, मतलब कि अपनी असल शनाख्त को छुपाए रखना और लोगों के सामने फेक बनना। तो और इसमें जो उन्होंने कहा है, द प्रैक्टिस ऑफ डिससिमुलेशन इज़ फॉलोड बाय द वीक मैन, जो बंदा अपनी शनाख्त छुपाता है ये एक कमज़ोर आदमी की अलामत है। मजबूत जहनों और दिलों के लिए, ये मजबूत जहनों और दिलों के लिए नहीं होते, वो ट्रुथ बताते हैं, वो सच्चाई बताते हैं। जो मजबूत दिल होते हैं ना, वो सच बताते हैं, वो किसी से डरते नहीं, सच कहने की ताकत होती है उनमें। तो इसमें थीम ये है कि इन दिस एसे ऑफ सिमुलेशन डिससिमुलेशन बैक एंड डिफाइंस द टर्म्स ऑफ द एडवाइजेस द रीडर ऑन देयर यूज़ ऑफ द डेंजर इन देयर यूज़। अपने मजमून ऑफ सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन में बैक एंड शराइत की वजाहत करता है, शराइत की वजाहत करता है। फिर कारी मतलब कि वो उन्होंने यही बताया कि अपनी खुदी को, अपने आप को ज़ाहिर ना करना, झूठ बोलना, ये ख़तरात के बारे में ख़तरे हैं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं समझा जाता। उन्होंने सिंपल सी बात यही की है कि अच्छा नहीं है कि झूठ बोल के किसी को अपनी शनाख्त को छुपा के झूठ बोलना। तो नेक्स्ट ऐसे जो उनका है वो ऑफ डेथ है। ऑफ डेथ जो उनका ऐसे है तो उस पर बात की जाए। डेथ इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन, उनका डेथ नेचुरल है, आज या कल किसी ने मरना ही है। वायलेंट पर्सन इनेबल अ मैन टू ओवरकम डेथ, रिवेंज, लव, हॉनर, ग्रीफ एंड फेक मेक्स हिम बोल्ड इनफ टू मीट डेथ। उन्होंने कहा कि एक इंसान को अपने दिल से मौत का खौफ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मौत बरहक है, उसने आना है, आज या कल मौत ने आना है, और उसके खौफ को इंसान को मौत के खौफ को ख़त्म कर देना चाहिए। और इंतकाम, मोहब्बत, इज़्ज़त, गम और खौफ, अगर वो इंसान मोहब्बत में है, इंतकाम में है, किसी इज़्ज़त की वजह से है, गम में है और खौफ में है, तो उस खौफ से लड़े, उस खौफ से लड़े, ना कि उस खौफ से डर के कहे मौत को याद करने लग जाए, मौत से डरने लग जाए। और वो उस खौफ से लड़े और मौत का सामना करे और मौत से निडर होकर मौत के सामने खड़ा हो जाए। और एक अजीम मकसद जो है इंसान को दर्द और अजियत से बेनियाज करता है। इसमें जो थीम थी सर फ्रांसिस बेकन की, सर फ्रांसिस बेकन हैज़ रिटन ऑफ डेथ इन ऑर्डर टू एंड ऑफ द फेयर ऑफ डेथ फ्राम ह्यूमन माइंड। उनकी जो मेन थीम यही थी कि मौत के डर को इंसानी दिमाग से ख़त्म कर दिया जाए। जो मौत का डर इंसान के दिमाग में होता है उसे ख़त्म कर दिया जाए पूरे मुकम्मल तौर पर। तो नेक्स्ट उनका जो ऐसे था वो है एडवर्सिटी, मतलब कि एडवर्सिटी मतलब कि फ़जीलत, मतलब कि इसमें ये बताया गया कि एक सिंपल मैं आपको ये बता दूं, बाकी ये रिटन है उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। बाकी सिंपल इज़ दैट कि एक इंसान, एक अच्छा इंसान वो होगा जो बुराई में भी अच्छाई में भी खुदा को याद करेगा। अजीम इंसान वही होगा जो बुरे वक्त में भी लापरवाह होके, बेपरवाह होके खुदा को याद करेगा, वही हकीकी अज़मत रखता है। दिल की खुशी आँख की लज्जत से बेहतर है, खुशहाली बुराई को दरियाफ्त कर सकती है, मुसीबत फजीलत का पता देती है। अब इस लाइन पे गौर किया जाए, इस लाइन को डिस्क्राइब किया जाएगा। थीम इसमें ये यूज़ की गई, इंसान खुशहाली जो इंसान है बुराई को ज़ाहिर करती है। जब इंसान खुश होता है तो उसमें बुराई ज़ाहिर होती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो उसकी बुराई अच्छाई कुछ नहीं होगा। और जब इंसान मुसीबत में होगा, जब इंसान को किसी की ज़रूरत होगी, वो मुसीबत में होगा, तो वो इंसान की नेकी को ज़ाहिर करेगा कि उसे जब मुसीबत में होगा तो वो डिप्रेस्ड होगा तो वो सच्ची बातें करेगा। मुसीबत में देखा जाए अगर खुश है तो वो खुदा को याद नहीं करेगा, किसी को याद नहीं करेगा, वो खुश है, अकेला खुश है। और जब मुसीबत में होगा वो खुदा को याद करेगा, लोगों को, दोस्तों को याद करेगा। जैसे फ्रेंड्स में उन्होंने बात की, जो
और फ्रेंडशिप वाले ऐसे में उन्होंने बात की, तो वो खुदा को याद करेगा, तो ये उसकी नेकी को ज़ाहिर करता है। फ़जीलत कीमती खुशबू की तरह होती है, वो सबसे ज़्यादा खुशबूदार होती है। जब वो नाराज़ होते हैं, इस तरह इंसान के अंदर मौजूद खूबियाँ उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब वो मुसीबत के पत्थरों के दरमियान खड़ा होता है। इंसान की जो काफ़ी खूबियाँ हैं तब इंसान की ज़ाहिर होती हैं जब इंसान मुसीबत में जकड़ा हुआ होता है। सिंपल ऐसे यही था। तो नेक्स्ट ऐसे की बात करते हैं। आई थिंक एंड ही हो चुका होगा। ऑफ नोबेलिटी। नोबेलिटी जो है तो इसमें यह है कि जमहूरियत और शराफत, इंग्लिश में इन अ डेमोक्रेसी देयर इज़ नो नीड ऑफ नोबेलिटी एंड अ पर्सन आर कॉमनली क्वाइटर and do not like rebellion where there is no nobility. Numerous nobility causes poverty and inconvenience in a state. जमहूरियत में शराफत की कोई ज़रूरत नहीं होती, शराफत, और लोग आम तौर पर ख़ामोश हो जाते हैं, और जब शराफत ना हो तो बगावत पसंद नहीं करते। बेशुमार शराफत रियासत में गुर्बत और तकालीफ़ की बायस बनती है। तो इसकी थीम में शायद डिस्क्राइब हो जाए, आपको समझ आ जाए कि अगर किसी शख्स में शराफत है तो इसका ख़ानदान कई सालों तक इसकी तरह इज़्ज़त और एहतराम का शिकार रहेगा। अगर इंसान के अंदर शराफत है तो उसका ख़ानदान हमेशा इज़्ज़त में रहेगा। शराफत, गैरत, आजकल जिसे गैरत कहा जाता है, गैरत या शराफत, शरीफ ख़ानदान उसका शराफत में रहेगा। अगर वो इंसान में शराफत नहीं है, बुरा इंसान है, तो ख़ानदान की बेइज्जती, एहतराम नहीं होगा। तो जिस तरह किसी कदीम किले या मेलेदार दरख्त का एहतराम किया जाता है, वैसे उसका ख़ानदान जो है पुरुषों से आज तक अगर वो शराफत में रहे हैं तो उनका मकाम हाईएस्ट रहेगा, उन द पीक अच्छा रहेगा, एहतराम रहेगा उनका। और इनके बकौल वो लोग जो सबसे पहले बुज़ुर्गों की तरफ बढ़े और अपनी औलाद से ज़्यादा, उनका यही था कि अपने बुज़ुर्गों को फॉलो करते करते जो लोग शराफत में रहे, इज़्ज़त में रहे, अपनी इज़्ज़त का ख्याल करते रहे, तो वो शराफत एक सिर्फ ताकत है, और उस शराफत की ताकत ने उन्हें सारी ज़िंदगी एक नोबल पर्सन बना दिया। लोगों के लिए एक उनकी शोहरत यही थी कि वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान के नाम, अच्छे इंसान के तौर पर वो जाने जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब कि सुपरस्टिशन तोहम परस्ती या खुदा के बारे में गलत तसव्वुर, तौहीन आमेज़ और गैर मजहबी बातें। तोहम परस्ती से ज़्यादा, क्योंकि एक मुल्हिद और अक्ल और का इस्तेमाल करता है, फितरी तकवा और क़वानीन का एहतराम करता है और साख का ख्याल रखता है, रास्तों में इंसार का बायस नहीं रखता, लेकिन तोहम परस्ती नज़रअंदाज करती है। हमारी अखलाकी इक़दार और खुश ख्वाहिश है कि लोग इसका हुक्म पर आंखें बंद करके पैरवी करें। तो हम परस्ती के असबाब यकीनी हैं, त्यौहार और रसूमात जो दिलकश और होश व हवास में दिखाई देती है। ये उसकी समरी है। तो उसकी जो थीम है उसमें है, सर फ्रांसिस बेकन जो है तोहम परस्ती की लोगों की फ़िक्री अंधेपन और रोज़मर्रा के माशरे में तोहम परस्ती के असरात के बारे में बात करते हैं। रोज़मर्रा के जो तोहम परस्ती, जो सुपरस्टिशंस है, पीरी मुरीदी कह लें हम अपनी ज़ुबान में, अगरचे वो मज़हब के एतबार से ईसाई है, मुसलमान है या हिंदू है या जो भी है, वो अलहाद को फ़रोग़ नहीं देता, फिर भी वो लोगों को तोहम परस्ताना अक़ायद से, मतलब कि एक इंसान चाहे जो भी है रोज़मर्रा की बातों में वो सुपरस्टिशियस होगा। सुपरस्टिशियस जैसे हिंदुओं में होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए आगे से तो वो वापस मुड़ जाते हैं घर की तरफ और दोबारा गुस्ल करके जाते हैं। उनका कहना ये होता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गए तो आगे हमारा काम आगे सही नहीं होगा। सुपरस्टिशियस बिलीव्स पे बात की है उन्होंने इस ऐसे में, और कहा है कि इन चीज़ों को तरजीह नहीं देनी चाहिए, सुपरस्टिशियस बिलीव्स को तरजीह नहीं देनी चाहिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ऐसे जितने थे मेरे पास उनका आ गया। तो सबसे पहले बेकन प्रो स्टाइल बताते हैं कि सर बेकन का प्रो स्टाइल क्या था। बेकन स्टाइल इज़ कॉम्पैक्ट येट पॉलिश्ड एंड इंडीड सम ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इज ड्यू टू द स्किलफुल एडाप्टेशन ऑफ
लैटिन प्रोज स्टाइल ये था कि उन्होंने ये ऑफ पैथी, मैंने आपको पैथी स्टाइल पहले बताया, तो इस मुश्किल उर्दू से दूर ही जाते हैं, तो मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि उनकी जो प्रोज स्टाइल ये था कि उन्होंने ये मुतारिफ जो पैथी स्टाइल किया था कि बहुत सारी बातों को एक छोटे से मजमूए में, मतलब एक छोटे से बॉक्स में बंद करना, बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से बॉक्स में बंद करना, एक तवील गुफ्तगू को चंद लाइनों में बयां कर देना उनका प्रो स्टाइल था। जैसे उर्दू की पोइट्री में होता है कि एक बड़ी सी कहानी को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए। जैसे इकबाल ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जैसा कि उन्होंने यही स्टाइल दिया था कि बहुत सारी बातों को एक छोटे से वर्डिंग में लिखा जा सकता है, बयां किया जा सकता है, अपनी सारी फीलिंग को चंद अल्फाज में बयां किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि हम क्या क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ इज़ बेकन मेनिस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन। इनके जवाब भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये तैयार करने हैं कि ये क्वेश्चंस आप ऐसे के तौर पर ऐसे पढ़े जाएं, ऐसे की समरी आप पढ़ें, दोबारा जो लिखी हुई है वो समरी पढ़ें, और फिर इन क्वेश्चंस पे इनके आंसर ना देखें, सिर्फ क्वेश्चंस देख के गौर करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं। अगर सही आपने देखे, आपने लिखे, तो फिर आप यहाँ आके मैच करें कि आपके क्वेश्चन के आंसर सही थे या गलत है। तो थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द चीफ एडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़ डिस्कस्ड बाय बेकन। उनके जो तालीम के बारे में क्या कहना था ऑफ स्टडीज़ वाला, वो ऐसे उसकी समरी है, उसके हिसाब से आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उन्होंने जो कहा तालीम ज़ेवर है, इंसान को किस तरह तालीम लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कोई इंसान तालीम को अपने शौक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तालीम अच्छी है बुरी है, जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से। व्हाट इज़ बेकन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ऐसे राइटिंग, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म तो ये देखें, इसकी लिखी हुई एम्पिरिसिज्म इज़, इसकी है किसी की ज़ाती मफादात के लिए फ़ौजी हमले या सियासी मुदाखलत के ज़रिए किसी मुल्क के इलाके को हासिल करना। एम्पिरिसिज्म ये है कि एक मुल्क को जंग छेड़ना, सिंपल इज़ दैट लिखा हुआ है यहाँ पे, फ़ौजी हमले या सियासी मुदाखलत के ज़रिए किसी मुल्क के इलाके को हासिल करना। और डिफाइंड प्रोज, हाउ अकॉर्डिंग टू बेकन मैन आर सर्वेंट एंड हाउ दे आर मास्टर इन ऑफ ग्रेट प्लेस। अब ये जो क्वेश्चन है ऑफ ग्रेट प्लेस, सबसे पहली लाइन इसकी समरी की ये थी कि मैन इज़ अ सर्वेंट ऑफ स्टेट। एक इंसान जो है, एक मर्द जो है, वो रियासत का नौकर है। तो जो इस सर बेकन के जो इम्पोर्टेंट, इस ऐसे में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है बेकन्स प्रो स्टाइल। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट मैंने आपको दिखा दिए कुछ। और सेकंड क्वेश्चन, बेकन एज अ मॉरलिस्ट, बेकन एज अ फिलोसफर, बेकन्स वाइडली विजडम, रिनेनेंस एलिमेंट इन बेकन, बेकन एज एन एसेस्ट। अब ये 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चन के जो लॉन्ग आंसर्स थे वो मैंने एक फ़ाइल जो है उसकी, वो फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। इन सब क्वेश्चन की मुख्तलिफ फ़ाइल्स होंगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में होंगी। और ये जो प्रेजेंटेशन है मौजूदा, ये स्लाइड्स, ये भी डिस्क्रिप्शन में होंगी। आप पढ़ें इन सब को, और मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उनके फर्दर फिर डिटेल दी जाएगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके जवाब दे दिए जाएंगे, और क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस मुझे पूछें, मैं उसकी वीडियो बना के आपको आंसर दे दूंगा। अगर इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चंस है या कहीं मैं समझा नहीं पाया, तो वो आप डिस्कस करें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू। आप प्रेजेंटेशन बाय मोहम्मद यासिर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।